हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का लूचा लिब्रे का ट्रिपल मेनिया पेपर हो चुका है, जिसके साथ ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग का इस साल का रिसर्जेंस पेपर हो चुका है। और इन दोनों ही पेपर पर हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में AEW कंपनी की इन दोनों ही कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है, इसीलिए इन दोनों ही शोज के ऊपर हमें AEW के सुपरस्टार्स देखने को मिले हैं, जिस वजह से आज इस वीडियो के अंदर हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि लूचा लिब्रे के ट्रिपल मेनिया पेपर के ऊपर क्या हुआ और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रिसर्जेंस पेपर के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप AEW कंपनी के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं लूचा लिब्रे कंपनी के ट्रिपल मेनिया पेपर से और जानते हैं कि लूचा लिब्रे के ट्रिपल मेनिया इवेंट के रिजल्ट्स क्या रहे। तो गाइस ट्रिपल मेनिया लूचा लिब्रे के लिए साल का सबसे बड़ा पेपर है। जैसे कि WWE के अंदर रेसल मेनिया है, बिल्कुल वैसे ही। और हमें ट्रिपल मेनिया शो के ऊपर ट्रिपल ए के टैग टीम चैंपियंस यानी कि लूचा ब्रोज अपनी ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियनशिप जेंट्स डेल एज और ब्रायन केज और टायरस की टैग टीम के खिलाफ एक 3 वे टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच के अंदर लूचा ब्रोज इन्वॉल्व थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और वैसे भी ये मैच लूचा लिब्रे के अंदर है, जहां पर लूचा ब्रोज के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। इस वजह से हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। जिस मैच के अंदर तो लूचा ब्रोज की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी ही, लेकिन इसके साथ ही हम इस मैच के अंदर ब्रायन केज और उनके टैग टीम पार्टनर और इनके अपोनेंट से भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली लूचा ब्रोज ने अपने अपोनेंट के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और यहाँ पर अपने अपोनेंट को पिन कर लूचा ब्रोज ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि स्टिल है ट्रिपल ए लूचा लिब्रे टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। और अब देखना पड़ेगा कि लूचा ब्रोज को उनकी टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए कौन हराता है। पर गाइस इसके बाद हमें ट्रिपल मेनिया इवेंट के ऊपर डियाना पुराजो ट्रिपल मेनिया की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को फेस करती हुई दिखाई दी। और डियाना पुराजो इंपैक्ट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, इसलिए इस मैच के अंदर दोनों ही चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन थी। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो ट्रिपल ए लूचा लिब्रे और इंपैक्ट रेसलिंग का विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाता। और गाइस ये मैच भी एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डियाना पुराजो ने इस मैच के अंदर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को हरा दिया है। यानी कि अब डियाना पुराजो इंपैक्ट रेसलिंग और ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है। जिससे हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग के काफी अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्रिश्चियन केज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने और अब डियाना पुराजो लूचा लिब्रे के शो के ऊपर लूचा लिब्रे विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डियाना पुराजो लूचा लिब्रे विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप किस तरीके से डिफेंड करती है। और हाँ, हम इस पेपर के ऊपर सिंकारा भी एक बैटल रॉयल मैच भी देखने को मिले, जहां पर अच्छी बात यह रही कि उस बैटल रॉयल मैच में सिंकारा की तरफ से कोई बॉच नहीं हुआ। पर गाइस जहां तक बात है इस पेपर की सबसे बड़े मैच की, यानी कि केनी ओमेगा और अंद्रादे एल इडोलो के मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए केनी ओमेगा के साथ उनके कॉर्नर में डॉन कैलिस नहीं थे। पर ये मैच शुरू होने से पहले ट्रिपल ए लूचा लिब्रे के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कोनैन, अंद्रादे एल इडोलो और केनी ओमेगा इन दोनों की तरफ गए थे। जहां पर पहले अंद्रादे से बात करते हुए कोनैन ने पूछा था कि क्या अंद्रादे को किसी चीज की जरूरत है और क्या अंद्रादे चाहते हैं कि कोनैन उनके साथ उनके कॉर्नर में रहे। जिस पर अंद्रादे ने कहा था कि उनके साथ उनके कॉर्नर में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा आदमी है और अंद्रादे को कोनैन की जरूरत नहीं है। जो बातें यहाँ पर अंद्रादे ने कही, पर इसके बाद जब कोनैन केनी ओमेगा की तरफ गए कि क्या अपने मैच से पहले केनी ओमेगा ठीक है या नहीं, तो यहाँ पर बातों बातों में केनी ओमेगा ने कोनैन को बताया कि केनी ओमेगा के साथ डॉन कैलिस नहीं आए और इसीलिए केनी ओमेगा को अपने मैच के लिए प्रिपेयर होने के लिए और अपने मैच की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उनके साथ कोई नहीं है। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताई। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली कोनैन ने केनी ओमेगा से पूछा कि क्या केनी चाहते हैं कि कोनैन उनकी मदद करे, क्योंकि अंद्रादे ने कोनैन की मदद लेने के लिए मना कर दिया था। पर सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा भी कोनैन की मदद लेने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद कोनैन केनी ओमेगा के साथ चले गए। यानी कि इस मैच के दौरान कोनैन केनी ओमेगा के साथ रहेंगे और अंद्रादे के साथ उनके गेस्ट। और जब ये मैच शुरू हुआ तब गाइस हमने देखा कि कोनैन केनी ओमेगा के साथ थे, लेकिन सरप्राइजिंगली अंद्रादे के साथ कोई और नहीं बल्कि 16 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिक फ्लेयर थे, जिन्होंने WWE में से रिलीज होने के बाद अब ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद किसी भी सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो सुपरस्टार किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि ये रूल प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल मेनिया इवेंट मैक्सिको के अंदर था और अपना नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने से पहले रिक फ्लेयर ट्रिपल मेनिया इवेंट के ऊपर आए थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली नॉन कम्पीट क्लॉज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही काम करता है।
पर गाइस जहां तक बात है अंद्रादे और केनी ओमेगा की इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार अंद्रादे और केनी ओमेगा की ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में जब अंद्रादे इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, तब यहाँ पर कोनियन एप्रन के ऊपर खड़े हो गए, जिन्हें देखकर अंद्रादे डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी का फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने अंद्रादे को कोनियन के ऊपर ढकेल दिया, जिसमें रेफरी भी नीचे गिर गया। और इसके बाद अंद्रादे के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अंद्रादे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, पर रिक फ्लेयर ने अटैक रोक लिया और इसके बाद रिक फ्लेयर और अंद्रादे इन दोनों ने ही मिलकर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक किया। और जब कोनियन ने अटैक रोकने के लिए आए, तब रिक फ्लेयर ने कोनियन के ऊपर अपना फिनिशर फिगर 4 लेग लॉक लगाया, जो देखने के लिए बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि हाल फिलहाल में अपनी 72 ईयर्स की एज में भी रिक फ्लेयर रेसल कर रहे हैं। पर इतने में ही रेफरी खड़ा हो गया और जब रेफरी यहाँ पर एक फ्लेयर को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, तभी केनी ओमेगा ने अपने ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अंद्रादे के ऊपर अटैक किया और इसके बाद अंद्रादे के ऊपर ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के थ्रू अपना फिनिशर वन विंग रेंजर लगाकर यहाँ पर अंद्रादे को पिन कर केनी ओमेगा ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि अभी स्टिल है लूचा लिब्रे ट्रिपल मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और इस हार से अंद्रादे काफी डिसअपॉइंटेड थे, इसलिए अंद्रादे ने जाते जाते रेफरी को यहाँ पर धक्का दे दिया। पर हमने देखा कि ये मैच खत्म होने के बाद अंद्रादे फिर एक बार रिंग के अंदर आ गए और अंद्रादे केनी ओमेगा के आमने सामने खड़े हो गए। पर तभी यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक आ गया, इसीलिए पता नहीं किसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि हमें ट्रिपल मेनिया इवेंट के ऊपर देखने को मिली है और मेरे हिसाब से ट्रिपल मेनिया इवेंट लूचा लिब्रे कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया इवेंट था। पर गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू की, तो गाइज हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर बहुत सारे AEW सुपरस्टार्स और बहुत सारे इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स फीचर होते हुए दिखाई दिए हैं। और इस पे पर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार यानी कि व्हीलर यूथा की टीम का टीजे परकिंस की टीम के साथ एक 6 मैन टैग टीम मैच था, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और यहाँ पर इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा की टैग टीम के अंदर कोई और नहीं बल्कि डैरन यंग थे, जिन्हें की अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डैरन यंग WWE के अंदर प्राइम टाइम प्लेयर्स टैग टीम का हिस्सा देखने को मिले थे, जो कि इस मैच के अंदर थे। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज न्यू जापान प्रो रेसलिंग के मैचेस तो हमेशा से ही बढ़िया होते हैं और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंडर कार्ड से लेकर मेन कार्ड तक न्यू जापान प्रो रेसलिंग का हर एक मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होता है। इसलिए मैं यहाँ पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के हर एक मैच की तारीफ नहीं करने वाला। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर टीजे परकिंस की टैग टीम ने व्हीलर यूथा के टैग टीम को हरा दिया। पर इसके बाद हमें लियो रश भी एक 10 मैन टैग टीम मैच के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू पर कम्पीट करते हुए दिखाई दी, जिस मैच की बहुत सारे सुपरस्टार्स के नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप प्रॉब्ली इन्हें जानते भी नहीं होंगे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइज लियो रश की टीम ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन इसके बाद हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के मूव्स और टोमोहिरो इशी का मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच फिर एक बार एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही हार्ड हिटिंग रेसलिंग देखने को मिली है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज इस मैच के आखिर में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली मूस ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली टोमोहिरो इशी ने इस मैच के अंदर मूस को हरा दिया है और टोमोहिरो इशी ने मैच जीत लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज टोमोहिरो इशी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से एक है। पर इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर न्यू जापान प्रो रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ओस्प्रे का रिटर्न देखने को मिला। और यहाँ पर बातें करते हुए विल ओस्प्रे ने कहा कि विल ओस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए थे, लेकिन जब अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होने वाले हैं, तो विल ओस्प्रे अपने इनविजिबल डोर का इस्तेमाल कर किसी भी शो के ऊपर जा सकते हैं। जो बातें यहाँ पर विल ओस्प्रे कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर पूरे के पूरे क्राउड ने AEW के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन विल ओस्प्रे ने कहा कि विल ओस्प्रे को नहीं लगता कि AEW कंपनी के अंदर विल ओस्प्रे के लिए कोई कंपटीशन है, और इसी यहाँ पर विल ओस्प्रे सभी की बेइज्जती कर रहे थे। जहाँ पर विल ओस्प्रे ने टीजेपी के टैग टीम की भी इंसल्ट की, इसलिए टीजेपी यहाँ पर आ गए और टीजेपी को यहाँ पर आता हुआ देख विल ओस्प्रे शांत हो गए। लेकिन जाते जाते विल ओस्प्रे ने टीजेपी की टैग टीम के ऊपर एक पानी की बोतल फेंक कर मारी और इसके बाद विल ओस्प्रे यहाँ से भाग गए। पर इसके बाद हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर द गुड ब्रदर्स अपनी इंपैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स जॉन मॉक्सली और उनकी मिस्ट्री पार्टनर के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दी। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली का मिस्ट्री पार्टनर कोई और नहीं बल्कि यूजी नगाटा थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज फिर एक बार ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर हमें यूजी नगाटा और जॉन मॉक्सली की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो फाइनली जब इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली रिंग के बाहर थे, तब रिंग के अंदर गुड ब्रदर्स ने यूजी नगाटा के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर यूजी नगाटा को पिन कर गुड ब्रदर्स ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब स्टिल है इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द गुड ब्रदर्स। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बातें करते हुए गुड ब्रदर्स कह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग का ये शो किसी और ने नहीं बल्कि द एलीट ने सोल्ड आउट किया है। और यहाँ पर कार्ल एंडरसन और डॉगोले से बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली कार्ल एंडरसन का माइक बंद हो गया और ये देखकर कार्ल एंडरसन काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर वो हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर माइक किसी और ने नहीं बल्कि गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी ने बंद किया था, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बुलेट क्लब फैक्शन की एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है। और कार्ल एंडरसन और टामा टोंगा ये दोनों ही बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर्स है। पर अब आगे चलकर कार्ल एंडरसन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ गए हैं और टामा टोंगा भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर है। इसलिए टामा टोंगा का कहना है कि टामा टोंगा बुलेट क्लब के रियल मेंबर है, कार्ल एंडरसन नहीं। जिस वजह से इन दोनों ही सुपरस्टार्स को यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आता हुआ देख मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और
क्या पता हमें इसी आगे चलकर बुलेट क्लब और दिलीट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिले। पर गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी को यहाँ पर आता हुआ देख कार्ल एंडरसन और डॉग गैलोज रिंग छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी और कार्ल एंडरसन और डॉग गैलोज के बीच में क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर जे वाइट अपनी नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डेविड फिनले के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डेविड फिनले की फिनिशर को रिवर्स कर जे वाइट ने डेविड फिनले के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डेविड फिनले को पिन कर जे वाइट ने ये मैच जीत लिया है और जे वाइट स्टिल है नेवर ओपनवेट चैंपियन। पर गाइस हमें सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोमोहिरो इशिई आती हुई दिखाई दी, क्योंकि गाइस न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई सुपरस्टार कोई चैंपियनशिप रिटेन करता है तो उसके बाद तभी यहाँ पर उसका नेक्स्ट चैलेंजर आता है जो कि आगे चलकर उस सुपरस्टार को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला होता है। यानी कि अब इसका मतलब कि टोमोहिरो इशिई आगे चलकर जे वाइट को उनके नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। पर टोमोहिरो इशिई को यहाँ पर आता हुआ देख जे वाइट ने माइक लिया और यहाँ पर बात करते हुए जे वाइट ने कहा कि जे वाइट ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर बहुत सारे चैंपियनशिप जीते हैं और जे वाइट ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश की है और टोमोहिरो इशिई ने सब नहीं किया और आगे भी टोमोहिरो इशिई ये सब चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, जो बात यहाँ पर जे वाइट ने कही। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू के मेन इवेंट का, जहां पर लांस आर्चर अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर हिरोशी तानाहाशी के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस इस मैच में देखने वाली बात ये थी कि ये मैच चलने के दौरान रिंग साइड पर कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली बैठे थे, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने पहले भी कहा था कि जब जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे तब हिरोशी तानाहाशी जॉन मॉक्सली के खिलाफ मैच रिसल कर सकते थे। पर तब हिरोशी तानाहाशी ने वो मैच रिसल नहीं किया, इसलिए इस बात के ऊपर गुस्सा होकर प्रोबेबली यहाँ पर जॉन मॉक्सली हिरोशी तानाहाशी को देखने के लिए आए होंगे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर फ्रॉग स्लैश लगाकर यहाँ पर लांस आर्चर को पिन कर हिरोशी तानाहाशी ने ये मैच जीत लिया है और हिरोशी तानाहाशी बन चुकी है नए IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि लांस आर्चर का बेस्ट मैच हमेशा हिरोशी तानाहाशी के अगेंस्ट ही रहा है, चाहे वो साल 2019 के अंदर हो या फिर अब साल 2021 के अंदर। लेकिन लांस आर्चर ये मानते हैं कि हिरोशी तानाहाशी सच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक एस है और लांस आर्चर चाहते हैं कि जब कभी हिरोशी तानाहाशी AEW कंपनी के अंदर आए तब लांस आर्चर को हिरोशी तानाहाशी के अगेंस्ट एक रीमैच मिले, जो बातें यहाँ पर लांस आर्चर ने कही। और इसके बाद लांस आर्चर यहाँ से चले गए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए हिरोशी तानाहाशी ने कहा कि जब कभी हिरोशी तानाहाशी AEW कंपनी के अंदर आएंगे तब तानाहाशी सबसे पहले लांस आर्चर के खिलाफ एक मैच रेसल करेंगे, जो बातें यहाँ पर तानाहाशी ने कही। और फाइनली ये शो ऑफ एयर जाते समय हिरोशी तानाहाशी ने क्राउड को थैंक यू किया, जिसके साथ ये शो ऑफ एयर चला गया। और ये सब चीजें हम इस साल की लूचा लिब्रे की ट्रिपल मीनिया इवेंट के ऊपर और न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिसर्जेंस पे पर व्यू के ऊपर देखने को मिले हैं, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये सब चीजें देखकर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि WWE के बाहर ये सब रेसलिंग कंपनी एक साथ आकर कितना बढ़िया और कितना बड़ा रेसलिंग पे पर व्यू कर सकती है। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। It's all about humanity.